प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही खास है ज्योग्राफी यानी भूगोल वालों के लिए, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं 60 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा करके देखें तो ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है और बार बार ये सब क्वेश्चन रिपीट किया जाता है ज्योग्राफी यानी भूगोल में। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जिनका भी ज्योग्राफी यानी भूगोल है उनको ये 60 क्वेश्चन यानी 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर हाल में कवर करना है, क्योंकि यहां से 100% चांस है कि आपके सेम टू सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे आपके प्रश्न पत्र पर इस प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और प्लीज जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही लाजवाब और शानदार क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम भी ये सारे क्वेश्चन लगभग रिपीट करती है बार बार अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अपने ईयरली में यानी एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग इस क्लास का इंस्ट्रक्शन देख लेंगे, यानी इस क्लास के अंतर्गत हम लोगों का क्या क्या होने वाला है। ध्यान से देखिएगा, ये जो क्लास है प्यारे बच्चों न्यू पैटर्न पर आधारित है। यहां जितने सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करने जा रहे हैं सारा जो क्वेश्चन है आपके न्यू पैटर्न पर आधारित है जो आपके एग्जाम होने वाली है, यानी आपका जो एग्जाम होगा वो बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित होगा। और साथ ही साथ जो ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये गेस क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी 100% चांस है कि यहां से आपके बोर्ड जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में लड़ेंगे, बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। और ये देखिएगा प्यारे बच्चों इसका वैल्यू क्या है, ये सारे क्वेश्चन का वैल्यू क्या है, वैल्यू यही है इसका, यानी इसका मूल्य यही है कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया प्रश्न है, ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछा गया प्रश्न है। अब ये आपको नेक्स्ट एग्जाम यानी आपकी जो एग्जाम आ रही है, क्यों ये सारे क्वेश्चन को हम लोगों को कवर करना जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम जो आ रही है हम लोगों का, तो इस क्लास से यहां जो 60 क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं इस क्लास से मिनिमम आपका 7 जो क्वेश्चन है मिनिमम, यानी कम से कम कह रहे हैं कम से कम 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, है ना। 7 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर सही होता है तो आपका एक एक नंबर जुड़ता है और एक नंबर से ही आपका फर्स्ट डिवीजन का एक तरह से कभी कभी क्या होता है कि एक नंबर से भी फर्स्ट डिवीजन छूट जाता है। तो एक एक नंबर हम लोगों के लिए मायने रखता है, क्योंकि एक एक बूंद से घड़ा भरती है, इस चीज को याद रखिएगा। और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 30 है, मैक्सिमम 13 क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, लेकिन इससे भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन मिनिमम इतना याद रखिए 7 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इस क्लास का इंपोर्टेंस को आप समझेंगे। साथ ही साथ प्रश्न की संख्या कितना है प्यारे बच्चों, 60। कितना संख्या है, 60 है। ठीक है, इसलिए मैं आपको यह कहना चाहूंगा ये ज्योग्राफी वालों के लिए ऐतिहासिक क्लास होगा, इसलिए आप लोग इसको क्लास को कवर करना है। चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम रखने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है, यानी डब्ल्यूटीओ की बात कर रहे हैं। डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। प्यारे बच्चों हम लोगों को पता है कि विश्व व्यापार संगठन बनने से पहले गैट की स्थापना हुई थी, जो एक एग्रीमेंट का नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, लेकिन यह एग्रीमेंट नहीं चला सही ढंग से, जिसके कारण दुनिया के देशों ने एक संगठन बनाने की सोची जिसका नाम रखा गया विश्व व्यापार संगठन। और विश्व व्यापार संगठन क्या करती है कि वैश्विक लेवल पर यानी अंतरराष्ट्रीय लेवल पर अलग अलग देशों के लिए व्यापार के नियम बनाते हैं और व्यापार के नियम को अंतरराष्ट्रीय लेवल पर लागू करते हैं। तो कोई भी संगठन होता है तो उसका कोई हेड ऑफिस होता है, ऑफिस होता है यानी हेडक्वार्टर होता है। ठीक है, तो यह पूछा गया कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है, तो इसका मुख्यालय है प्यारे बच्चों जेनेवा में। इसका कहां है, जेनेवा में। ऑप्शन आपके ए लोग होंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, पूछा गया कि ओपेक यानी ओपेक का मुख्यालय कहां है। सबसे पहली बात ओपेक की अगर बात करें तो ओपेक जो है प्यारे बच्चों, ओपेक ओपीईसी ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करने वाला, यानी ये जो संगठन है ये भी एक संगठन है, ये ऐसे देशों का संगठन है जो पेट्रोलियम को निर्यात करती है, मतलब बेचती है। हम लोग तो पेट्रोलियम को आयात करते हैं, है ना। भारत सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थों को आयात करता है, पूछा जाएगा अभी, है ना। तो यहां ध्यान से देखिएगा सऊदी अरब हो जाएगा, कुवैत, ईरान, इराक, बहरीन, बगदाद, ये सारे क्या हैं, तेल वाले क्षेत्र हैं। वेनेजुएला, है ना, इनके पास पेट्रोलियम काफी ज्यादा है। तो ये लोग पेट्रोलियम बनाने के लिए, पेट्रोलियम बेचने के लिए ना एक सामूहिक संगठन बना लिया और सामूहिक संगठन के आधार पर ही पेट्रोल का दाम कितना होगा, पेट्रोल का किस तरह से बेचने का नियम होगा, ये सारे नियम ओपेक वाले ही संगठन, ओपेक संगठन वाले आपस में बैठ करके मिलजुल करके इसका समाधान निकालते हैं। जैसे कि प्रति बैरल पेट्रोल का कीमत कितना होगा, पेट्रोल पर अंतरराष्ट्रीय टैक्स कितना लगेगा, है ना। पेट्रोल को एक राष्ट्र की सीमा से दूसरे राष्ट्र की सीमा तक ले जाने में उनको कौन कौन से साधन की जरूरत पड़ेगी,
पेट्रोल के क्षेत्र में कौन कौन सा नया टेक्नोलॉजी अप्लाइड किए जाएंगे, तो ये सारा काम ओपेक संभालता है। ठीक है, तो ओपेक का जो मुख्यालय है प्यारे बच्चों ये है वियना में। ओपेक का मुख्यालय कहां है? वियना में, यानी ऑप्शन आपका यहां ए लोग हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ गए? अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया, काफी लाजवाब क्वेश्चन है। ये चारों शब्द आपके बिल्कुल एकदम पूछा जा चुका है, क्योंकि ये चारों शब्द आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। पूछा गया कि इन शब्दों में से किसका प्रयोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है। प्यारे बच्चों, जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब होता है जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तो उसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। जैसे अगर भारत अगर ब्रिटेन के साथ, भारत अगर चाइना के साथ अगर व्यापार कर रही है तो उसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। लेकिन अगर भारत के एक राज्य दूसरे राज्य के साथ व्यापार करती है तो उसको कहते हैं अंतरराज्यीय व्यापार। क्या कहते हैं उसको? अंतरराज्यीय व्यापार। अगर एक जिला के अंदर या फिर राज्य के अंदर ही, राज्य के क्षेत्रीय मतलब क्षेत्र में ही अगर व्यापार किया जाता है तो उसको कहेंगे क्षेत्रीय व्यापार। समझ गए? तो व्यापार के कई प्रकार हैं। इंटरनेशनल लेवल पर जो व्यापार होती है उसको कहेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ये सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं, ये सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं, थोड़ा समझिएगा। डंपिंग का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों? डंपिंग का मतलब होता है जब एक सामान को, जब आप भारत का कोई सामान है, भारत का कोई सामान है, मान चलो एक तरह से लोहा है, लोहा इस्पात है, लोहा इस्पात, भारत का लोहा इस्पात अगर चाइना है ना, लोहा इस्पात अगर जाकर के श्रीलंका में अगर बेचेंगे, या फिर मान चलो भारत का कपड़ा है, कपड़ा बना और कपास से क्या बना? कपड़ा बना। यही कपड़ा अगर हम लोग चाइना श्रीलंका में जाके बेचेंगे तो उस कपड़ा का दाम जितना होगा मान चलो 20 रुपया, है ना, मान चलो 500 रुपया एक शर्ट का दाम है, कपास से बना हुआ 500 रुपया शर्ट का दाम है श्रीलंका में। लेकिन यही कपड़ा को अगर हम अमेरिका में बेचेंगे तो यहां 500 नहीं होगा, अमेरिका में इसका दाम हो जाएगा 550। ज्यादा हो गया ना, यहां 500 यहां 550। शर्ट एक ही है, एक ही कपड़ा, वही सेम है ना, वही कपड़ा है, कपड़ा दूसरा नहीं है। एक ही कपड़ा का दाम यहां 500 यहां 550। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो है दूर है, तो दूर जाने के लिए, कपड़ा को ले जाने के लिए जो पैसा खर्च लगा यातायात का तो वो ज्यादा लगा, जिसके कारण उसका दाम बढ़ गया। क्योंकि श्रीलंका बगल में है तो श्रीलंका जाने के लिए ज्यादा खर्च नहीं पड़ा, यातायात का, जाने की, परिवहन की ज्यादा खर्च नहीं पड़ा, परिवहन को ज्यादा देना नहीं पड़ा पैसा। ठीक है, इसलिए उसका दाम कम लगा। तो मतलब किसी भी कारण से, दूरी के कारण या फिर टैक्स के कारण, ऐसा भी हो सकता है ना कि दूरी ज्यादा कम हो लेकिन टैक्स चाइना वाले मतलब श्रीलंका वाले ज्यादा लगा देगा, अमेरिका वाले अगर टैक्स कम लगा देगा तो यहां कपड़ा का दाम घट जाएगा। तो डंपिंग का मतलब होता है चाहे दूरी के कारण या फिर परिवहन लागत के कारण या फिर टैक्स के कारण किसी भी वस्तु की, एक ही वस्तु की कीमत में विभिन्नता, एक ही सेम वस्तु की कीमत में विभिन्नता अलग अलग क्षेत्र में, उसको कहते हैं डंपिंग। समझ गए? दूसरा है व्यापार संतुलन का मतलब होता है आयात और निर्यात जब बराबर हो तो उसको कहेंगे व्यापार संतुलन। जब भारत पेट्रोलियम पदार्थ की आयात करती है, जितना रुपया हम लोग कमाते हैं, जितना रुपया, मान चलो एक साल में हम लोग 20 करोड़ रुपया का सामान, एक महीना में 20 करोड़ रुपया का सामान हम लोग मंगाते हैं और एक ही महीना में 20 करोड़ से ज्यादा सामान हम लोग बेचते हैं, तो यह व्यापार हम लोगों का जो संतुलन होगा, आयात और निर्यात जब बराबर होती है, आयात और निर्यात का खर्च बराबर होती है, उसको कहते हैं व्यापार संतुलन। मुक्त व्यापार का मतलब होता है फ्री ट्रेड, यानी बिना किसी टैक्स, बिना किसी बोझ का व्यापार, यानी सरकार की तरफ से कोई बाधा नहीं, सरकार की तरफ से कोई डिस्टर्बेंस नहीं। ठीक है, तो ऐसे व्यापार को कहेंगे मुक्त व्यापार। तो ये सारे शब्द आपके अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये सारे शब्द आपके अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, क्वेश्चन काफी लाजवाब है। निम्नलिखित में कौन रूस में अवस्थित है? तो रूस की अगर देखिएगा, जापान की राजधानी टोक्यो है ना, चीन जो है संघाई कहां है? चीन में है। एशियन कहां है? जर्मनी में है। एशियन जो है जर्मनी में है, संघाई चीन में है, टोक्यो जापान में है। बचा कौन? तुला। तुला जो आपके कहां है? रूस में है। रूस अगर देखा जाए प्यारे बच्चों, रूस आपका ज्योग्राफिकली यानी भौगोलिक दृष्टि से रूस आपका एशिया में आता है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से रूस आपका यूरोप में आता है, क्योंकि रूस की राजधानी मॉस्को यूरोप में आता है और रूस का जो ज्यादातर क्षेत्रफल वो एशिया में आता है। तो भौगोलिक दृष्टि से रूस एशिया में और राजनीतिक दृष्टि से रूस यूरोप में। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन की अगर बात करें प्यारे बच्चों, पूछा गया कि एशियन अवस्थित है। एशियन कहां अवस्थित है? जस्ट मैंने आपको बताया। तो एशियन जो है प्यारे बच्चों ये आपका जर्मनी में अवस्थित है। कहां? जर्मनी में एशियन अवस्थित है। नेक्स्ट देखिएगा आपके स्क्रीन पर, काफी सिंपल है कि पंपास कहां है प्यारे बच्चों? बताइएगा। पंपास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। ये क्वेश्चन जो आया ये आपका चैप्टर 5 प्राथमिक क्रियाकलाप यानी प्राइमरी एक्टिविटी से आपका क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर। चलो बताइएगा, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर दिया है। तो यहां जो करेंट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका। क्या हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका। देखिएगा अगला क्वेश्चन कि किसी बस्ती में कम से कम, किसी बस्ती की कम से कम कितनी आबादी होने पर अमेरिका में शहर का दर्जा दिया जाता है?
कम से कम कितनी आबादी? तो कम से कम 2500 आबादी होगी तब वहां शहर का दर्जा दिया जाएगा। कम से कम 2500 आबादी होगी तब वहां शहर का दर्जा दिया जाएगा। भारत में ये आंकड़ा ज्यादा है ना, भारत में ज्यादा है, अलग अलग देश में अलग अलग है। जनसंख्या की दृष्टि से वहां देखा जाता है कि नगर का दर्जा किसको दिया जाएगा। ग्रामीण आदिवासियों के निवासी मुख्यतः किस क्रियाकलाप में लगे रहते हैं, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो मुख्यतः कौन सा काम करते हैं? तो वो लोग खेती करते हैं, पशुचारण करते हैं, खनन का काम करते हैं, है ना, मछली पालन करते हैं, कुक्कुट पालन करते हैं, है ना, उसके बाद मुर्गी पालन करते हैं। तो ये सारा क्या है? ये सारा आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है। खेती करना, पशुपालन करना, ये सारे क्या प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो गांव के लोग ये सब काम करते हैं। वो लोग तो कोई मतलब ज्यादा शिक्षित नहीं होते हैं या फिर प्रशिक्षित नहीं होते हैं, ट्रेंड नहीं होते हैं कोई, या फिर कोई बड़े बड़े एक तरह से नॉलेजेबल नहीं होते ज्यादातर, तो वो लोग वही सब काम में लगे रहते हैं। तो आपको पता ही है कि प्राथमिक क्रियाकलाप में खेती पशुचारण आता है, तो सीधा टिक करना है कि ग्रामीण आदिवासियों के निवासी मुख्यतः प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे रहते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे रहते हैं। रेंडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है प्यारे बच्चों? ये चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। ये आपका जो क्वेश्चन है आपका प्राथमिक क्रियाकलाप से चैप्टर 5 से आपका क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, रेंडियर की अगर बात करें तो रेंडियर जो है प्यारे बच्चों आपका टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। टुंड्रा प्रदेश में आपका रेंडियर पाया जाता है। और ये टुंड्रा प्रदेश कहां है? ये आपका साइबेरिया में आता है। टुंड्रा प्रदेश कहां है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, पूछा जाता है साइबेरिया में। साइबेरिया क्षेत्र रूस के बगल में ही है, रूस के बगल में जो काफी बर्फीली क्षेत्र है, जो क्या है? काफी बर्फीली क्षेत्र है, बर्फीली क्षेत्र है, जो काफी बर्फीली क्षेत्र है। ठीक है, रेंडियर किस क्षेत्र में आता है? तो टुंड्रा प्रदेश में, जो काफी बर्फीली क्षेत्र है। अब यहां एक बात आपको ध्यान देनी यह बात होगी कि भारत में बैल का प्रयोग छकरों को खींचने के लिए किया जाता है। भारत में बैल का प्रयोग छकरों को खींचने के लिए किया जाता है। उसी तरह से टुंड्रा प्रदेश में, साइबेरिया में रेंडियर का प्रयोग सलेज को खींचने के लिए किया जाता है। किस चीज को? सलेज को खींचने के लिए किया जाता है। अब सलेज जो होता है प्यारे बच्चों, सलेज एक तरह से चादर टाइप का होता है, उसमें रख दिया जाता है। जब बर्फ पर आदमी उसमें बैठ जाते हैं, उसमें रस्सी लगा करके जानवर जो होते हैं रेंडियर, उसके सिर पर बांध दिया जाता है और वो खींच के लेके जाता है। ठीक है, तो रेंडियर कहां खींचा जाता है? सलेज बर्फीली क्षेत्र पर जहां बर्फ जमा रहता है उसी के ऊपर सलेज खींचा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें समझ गए। अब देखिए आगे क्वेश्चन की अगर बात करें, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक नगर है? प्यारे बच्चों, संस्कृति के लिहाज से जिस नगर का विकास हुआ तो उसको कहेंगे सांस्कृतिक नगर। जैसे कि अगर देखिएगा तो भारत में, जैसे कि आप पढ़े हैं हिस्ट्री का चैप्टर 6 में हम लोगों ने पढ़ा था, चैप्टर 6 हम लोगों का जो कंप्लीट हुआ है ना, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह, है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है आपके अजमेर शरीफ में है। तो वो क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक नगर हो जाएगा। यानी संस्कृति की दृष्टि से जिस नगर का विकास हुआ है तो उसको कहेंगे सांस्कृतिक नगर। और वैसे एक तरह से आप देखिएगा, सांस्कृतिक नगर है तो मक्का क्या है प्यारे बच्चों? आपका सांस्कृतिक नगर है। यहां हज यात्रा करने के लिए जाते हैं इस्लाम धर्म के लोग, यानी मुसलमान जो है यहां हज यात्रा करने के लिए जाते हैं। और यह मक्का कहां है? सऊदी अरब में। सऊदी अरब देश है आपका, है ना, मिडिल ईस्ट का एक कंट्री है, देश है। ठीक है, जहां हज यात्रा करने के लिए जाते हैं। दूसरा है आपका जेरूसलम, यह आपका इजराइल फिलिस्तीन के बीच में आता है। साथ ही साथ वाराणसी आपका भारत में आता है। तो वाराणसी भी फेमस है, वाराणसी गए होंगे बहुत सारे लोग। ठीक है, वाराणसी आपका कहां? यूपी में। वाराणसी कहां? यूपी में। तो ये तीनों के तीनों आपके सांस्कृतिक नगर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका डी लोग हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ गए? तो आपको ये सारी चीज याद रखनी है। और मक्का जो है प्यारे बच्चों, मक्का खाद्य फसल का भी नाम है, याद रखना, भूलना नहीं। ठीक है, मक्का जो है खाद्य फसल का भी नाम है। ठीक है, जैसे मक्का गेहूं वगैरह होता है जो। ठीक है, अब देखिएगा सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती बनेगी? सड़क जनरली क्या होता है प्यारे बच्चों? सीधा होता है ना, सड़क तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। अगर कहिएगा कि सर सड़क टेढ़ा मेढ़ा भी होता है तो जनरली यानी सामान्यतः क्या होता है, वो आपका माना जाएगा। ठीक है, यानी अगर पूछा जाएगा कि 90 लोग अगर अच्छे हैं, अगर 10 लोग अगर बुरे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि सभी लोग बुरे हैं, वहां आपको ये नाम लेना पड़ेगा, नहीं सभी लोग अच्छे हैं। उसी तरह से ज्यादा अगर टेढ़ा मेढ़ा सड़क नहीं है, कम है, अगर ज्यादा सीधा होता है तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि सड़क ज्यादातर सीधा होता है, यानी सीधा रेखीय। तो अगर सड़क के किनारे अगर घर बनेगा, सड़क के किनारे अगर घर बनेगा, है ना, सड़क के किनारे अगर घर बनेगा, ठीक है, सड़क के किनारे अगर घर बनेगा तो ये क्या बन रहा है? कि रेखा टाइप का बन रहा है, सीधा बन रहा है ना। तो सड़क के सहारे किस प्रतिरूप का बस्ती बनेगा? तो रेखीय बनेगा। क्या बनेगा? रेखीय बनेगा। लेकिन अगर पहाड़ी प्रदेश में देखा जाए, जैसे कि अगर असम का क्षेत्र में चल जाए, उत्तराखंड का क्षेत्र में चल जाए, तो वहां सीढ़ीनुमा घर बनता है, क्योंकि पहाड़ होता है, पहाड़ खटाल टाइप का पहाड़ होता है। जिस तरीके जीना होता है, सीढ़ी में घर में चढ़े हैं, सीढ़ी जो होता है घर में सेकंड में ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जाते हैं आप लोग, सीढ़ी में चढ़ते, उसी तरह से खटाल टाइप का होता है, उसी तरह से सीढ़ीनुमा घर बना
मनाया जाता है आपके पहाड़ी क्षेत्र में, असम में, ठीक है, ये जहां पहाड़ी क्षेत्र होता है। और ये जो गोलाकार जो होगा, गोलाकार जो बस्ती का रूप होगा, जहां झील वगैरह बसा रहेगा, झील जो होता है जनरली गोल होता है, तो इसके चारों ओर जो बस्तियां बसी रहेगी तो वो किसका प्रतिरूप में आएगा, गोलाकार में आएगा। तो सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती का निर्माण होता है, तो रेखीय, रेखीय का मतलब होता है सीधा, लीनियर, लीनियर यानी इसको क्या कहेंगे, लीनियर कहेंगे, तो ऑप्शन आपके बी लोग हो जाएंगे, समझ गए। और आयताकार जो होगा जनरली प्यारे बच्चों, तो आयताकार जनरली घर का बस्ती का प्रतिरूप नहीं होता है, इतना ध्यान रखिएगा। आयताकार आप समझती हैं, है ना, इतना आयताकार होता है, लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश किसको कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश में जहां केंद्र सरकार का डायरेक्टली शासन चलता है, जहां केंद्र सरकार का डायरेक्टली जहां शासन चलता है उसको कहेंगे केंद्र शासित प्रदेश। और भारत में अभी वर्तमान में, जब से पहले तो था 7, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 8। अगर आपको पूछा जाएगा भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8 है। दिल्ली, पुदुचेरी, है ना, उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद अंडमान और निकोबार, है ना, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, है ना, लक्षद्वीप और जम्मू और कश्मीर। 8 हो गया, याद रखिएगा इसी तरह से जैसे हम याद रखें, सिंपल सा चीज आपको कभी कभी पूछा जाता है। यहां 4 दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश है, उच्चतम साक्षरता दर है, चंडीगढ़ भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है। अब यहां एक बात यह आती है प्यारे बच्चों, चंडीगढ़ आपका हरियाणा की राजधानी है और पंजाब की राजधानी है। चंडीगढ़ 2 राज्य की राजधानी है, याद रखिएगा, चंडीगढ़ 2 राज्य की राजधानी, साथ ही साथ ये नियोजित नगर है। कैनबरा आपको पूछा जाता है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, वो भी आपका क्या है, नियोजित नगर है। और चंडीगढ़ भारत में जो है ये भी नियोजित नगर है, क्योंकि इसको योजना के थ्रू बसाया गया था। और ये 2 राज्य की राजधानी है चंडीगढ़, है ना, हरियाणा और पंजाब, याद रखिएगा, ठीक है। दोनों का मतलब जो विधानसभा है, कामधाम वही होता है, दोनों राज्य का। अब यहां पूछा गया है कि चंडीगढ़ भी आपका क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार, है ना, जो आपके अंडमान निकोबार है हमारे, है ना, वो भी आपके क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। दमन और दीव ये भी आपके केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो लक्षद्वीप जो है प्यारे बच्चों, यहां साक्षरता दर ज्यादा है, लिटरेसी रेट ज्यादा है, यहां के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है। और आपको यह पूछा जाता है कि अक्सर कभी यह पूछा जाता है कि लक्षद्वीप में किस समुदाय की संख्या ज्यादा है, किस समुदाय के लोगों की संख्या ज्यादा है। तो यहां जो है मुस्लिम समुदाय के लोग, यानी इस्लाम धर्म के फॉलोअर्स, यानी मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या लक्षद्वीप में ज्यादा है, ठीक है। तो यहां जो टिक करना पड़ेगा आपको, ऑप्शन आपके डी लोग हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समझ गए। पूरा डिटेल से हम समझा रहे हैं। अगर इधर उधर की कमेंट करने की जरूरत है तो प्लीज क्लास में ऐसे कमेंट नहीं करेंगे। पढ़ाई करनी है जिंदगी में, पढ़ाई के अलावा अगर कुछ कीजिएगा तो संतुष्टि नहीं मिलेगी। मैं आपको यही कहना चाहूंगा, पढ़ाई के अलावा अभी कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। आप कोई बिजनेसमैन के बेटा नहीं है या फिर कोई बिजनेसमैन की बेटी नहीं है जो आपको जाकर के कोई बिजनेस दे देगा, अपने बाप का बिजनेस संभालेंगे, अपनी माँ का बिजनेस संभालेंगे, कोई नहीं है। पढ़कर ही आपको कुछ करना पड़ेगा, मन से पढ़िएगा तो सारा चीज होगा। और ये सारा चीज जो आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये सारा चीज आपकी बोर्ड एग्जाम में नहीं, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है ना। अभी यूपी में पुलिस का वैकेंसी निकल रहा है, बिहार में भी निकल रहा है, तो वो सब जो एग्जाम होगा तो वो सब एग्जाम में क्या पूछता है, ये सब ने पूछता है। इसलिए मैं कह देता हूं कि आप मन लगा करके पढ़िए। मैं गारंटी देता हूं अगर आप मन लगा करके पढ़ेंगे तो इंटर करने के बाद आपको जो से 4 साल 3 से 4 साल मेहनत करेंगे, आप कोई कंपटीशन निकाल लेंगे, जॉब लग जाएगा, जिंदगी सेटल हो जाएगी। नहीं तो फिर जिंदगी भर भटकते रहोगे, है ना। और सिंपल सा चीज है, पैसा कमाओगे सबके सामने सही रहोगे, पैसा अगर नहीं कमाओगे तो सब ताना मारेंगे, ठीक है। और पढ़ाई जो कर रहे हैं आप लोग, इसका इनडायरेक्टली मकसद यही है कि समाज में इज्जत पाना है और साथ ही साथ पैसा भी कमाना है, ठीक है। दोनों इज्जत, अगर पेट में अगर खाना नहीं रहेगा तो इज्जत लेके क्या कीजिएगा, ठीक है। तो दोनों चाहिए, दोनों। पेट में खाना है, पता चले समाज में इज्जत ही नहीं है, तो दोनों चाहिए, दोनों, पैसा और इज्जत, ठीक है। और दोनों किस चीज से मिलेगा हम लोगों को, पढ़ाई से ही मिलेगा, इस चीज को याद रखिएगा। और इससे अच्छा से पढ़िए और जो भी चीज पढ़ा रहे हैं समय पर क्लास में जुड़िए। और मैं बीच में आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगा, प्लीज आप लोगों से विनती है कि आप लोग नए बच्चे को शेयर नहीं करते हैं शायद, है ना, क्योंकि ग्राफ देखते हैं हम, तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा नया बच्चा को जोड़िएगा। नया बच्चा को जोड़िएगा ना, हमको भी एक तरह से मेहनत करने का एक तरह से मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि अगर आप लोग के लिए हम मेहनत करते हैं, आप लोग भी अगर थोड़ा एक तरह से प्लेटफॉर्म के बारे में सोचेंगे कि नहीं ज्यादा से ज्यादा बच्चा जुड़े, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर वगैरह कीजिएगा।
शेयर वगैरह कीजिएगा, और जो भी नए बच्चे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और समय है ना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी चीज आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, है ना, जो भी नए बच्चे हैं, और मैं आपको सारी चीज बता ही देता हूं। चलो अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? जनघनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनघनत्व कहते हैं, या फिर जनसंख्या घनत्व। जन का मतलब होता है लोग, संख्या का मतलब होता है संख्या, यानी लोगों की संख्या, जन घनत्व यानी जनसंख्या। अब देखिएगा ये कहा जा रहा है कि जनसंख्या घनत्व क्या है, तो जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं, यानी जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल जो किलोमीटर स्क्वायर में, क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में, तो यही निकलेगा प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पर रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। तो 2011 में जब जनगणना हुई थी, 15वीं जनगणना 2011 में जब हुई थी, लेटेस्ट सेंसस यानी जनगणना, तो उस समय 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पूरे भारत में ही आंका गया था, भारत में, ठीक है, और भारत में ये आंका गया था, और बिहार में जनघनत्व तो सबसे ज्यादा है। अगर आपको पूछेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनघनत्व किस राज्य में था, तो वो बिहार में, सबसे ज्यादा जनघनत्व किस राज्य में था, बिहार में। अगर आपको यह पूछेगा कि सबसे कम जनघनत्व किस में था, तो अरुणाचल प्रदेश में, सबसे कम जनघनत्व किस में था, अरुणाचल प्रदेश में। अगर यह पूछेगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका था, यूपी का, उत्तर प्रदेश का। अगर यह पूछेगा सबसे कम जनसंख्या किसका था, तो सिक्किम का। याद रखिएगा, ये सारी डेटा निकल के आई है 2011 की जनगणना के अनुसार। चलो अब प्यारे बच्चों, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूं, आप लोग याद रखिएगा। जो भी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और टेलीग्राम को जो ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब यहां आपको मैं कुछ कहना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि कोर्स वगैरह ज्वाइन नहीं किए हैं और बताते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है। जो भी एप्लीकेशन में टारगेट 450 प्लस बैच ज्वाइन नहीं किए, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इस तरह का आपका इंटरफेस आएगा, ठीक है, यानी जैसे एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा तो ये आपका ऑफिस आएगा। ये आपका फ्री पीडीएफ नोट्स है, पेड नोट्स है ना, फ्री मॉक टेस्ट है ना, उसके बाद जो क्लास का टाइम टेबल है, सोशल लिंक है। तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को ओपन किए, इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, जिस तरह से इस तरह से स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन जैसे कीजिएगा तो आपका यहां बैच दिख जाएगा, जैसे टारगेट 450 प्लस बैच जो है, ये बैच आपकी है टारगेट 450 प्लस बैच फॉर 2025 ऑल सब्जेक्ट का ये बैच है। इसका ऑफर आपका जो है 2999 इसका दाम है, लेकिन ऑफर में आपको 499 ही लग रहा है। तो इस बैच में जैसे क्लिक करेंगे, ये थंबनेल पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका बैच खुल जाएगा, और आप पेमेंट आपका इतना कटेगा, आप बैच में सारी चीज आपको मिल जाएगी, लाइव क्लास, सब्जेक्टिव नोट्स, ऑब्जेक्टिव नोट्स, है ना, उसके बाद चैप्टर वाइज नोट्स, मॉक टेस्ट, है ना, साथ ही साथ आपकी प्रीवियस ईयर गेस्ट क्वेश्चन, है ना, उसके बाद मॉडल सेट, गेस्ट क्वेश्चन, ये सारी चीज आपको इसी में मिलेगी। लाइव क्लास भी आपकी इसी में मिलेगी, ठीक है, ये सारी चीजें। तो बैच जो भी ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे कॉल या मैसेज करेंगे 9263 0246 92, ठीक है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज आपको वहीं मिलेगी, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, और कुछ डिस्कशन ये था कि प्यारे बच्चों, जो बच्चे पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, उसका कोर्स आपका अपलोड हो गया है, उसका भी कोर्स एप्लीकेशन में लॉन्च हो गई है, हालांकि उसका अनाउंसमेंट करने पूरा बताया गया है ना। तो यहां ध्यान से देखिएगा कि ये आपका जो पीडीएफ नोट्स है, इसमें आपका थ्योरी भी रहेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक, है ना, मॉडल सेट और गेस्ट क्वेश्चन भी रहेगा, गेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, गेस्ट क्वेश्चन भी रहेगा। जिनको भी पीडीएफ नोट्स लेना है, तो ऐप को खोलने के बाद इस तरह का इंटरफेस होगा। तो इंटरफेस खोलने के बाद आपको पेड कोर्स में जाकर के टारगेट 450 प्लस बैच ज्वाइन करना है। जो कोर्स ज्वाइन करना है तो कोर्स में जाएंगे, और यहां जो है, यहां कोना में जो बना हुआ है, यहां देखिए पीडीएफ नोट्स बना हुआ है। यहां जैसे इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे, पीडीएफ नोट्स पर क्लिक करेंगे, तो आपको जो है प्यारे बच्चों ये इंटरफेस आएगा, ठीक है, ये इंटरफेस। जैसे कि अब यहां आपको समझ में ये करनी है कि जो भी आप कोर्स वगैरह लेंगे, या फिर जो भी नए बच्चे कोर्स लिए हुए हैं, जो भी कोर्स लिए हुए हैं, क्योंकि एप्लीकेशन में अपडेट आई है, जो भी कोर्स लिए हुए हैं या फिर जो भी कोर्स लेंगे, तो उनका कोर्स यहां दिखेगा माई कोर्स में, यहां सबसे नीचे मोबाइल के सबसे नीचे यहां माई कोर्स लिखा हुआ, यहां होम है, यह माई कोर्स में जाना है उनको, इधर उधर नहीं जाना है। बैच परचेज करने के बाद चाहे आप कुछ भी लीजिए, नोट्स परचेज कीजिए या फिर बैच लीजिए, तो इसमें जाना आपको, माई कोर्स में सारी चीज आपकी रहेगी, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको थोड़ा ये बता देना चाहता हूं कि ये सारी चीजें हैं। तो नोट्स परचेज कैसे करना है, तो नोट्स सेक्शन में जैसे आप परचेज कीजिएगा, नोट्स सेक्शन में इसमें जैसे आप क्लिक कीजिएगा, ये नोट्स सेक्शन में जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका ये खुल जाएगा, ठीक है। नोट्स सेक्शन में जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका ये इंटरफेस खुल जाएगा पीडीएफ नोट्स का, ठीक है। तो यहां जो है ऑल चैप्टर का पीडीएफ नोट्स दिया गया है, ऑल 12th आर्ट्स ऑल सब्जेक्ट, इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें क्लिक करके मात्र आपको ऑल सब्जेक्ट का फ्री नोट, आपको जो नोट्स है 399 में दे रहा, ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, क्वेश्चन बैंक एंड मॉडल सेट, गेस्ट क्वेश्चन, ये सारी चीज आपकी रहेगी, ठीक है, ए टू जेड, है ना, जो नोट्स लेना चाहते हैं। इसी तरह से स्क्रॉल डाउन करेंगे, अगर कोई सिंगल सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं तो सिंगल सब्जेक्ट भी मिल जाएगा, जैसे हिस्ट्री का है तो इसमें क्लिक करेंगे, सिंगल सब्जेक्ट का भी मिल जाएगा, है ना। जिस तरह से इसी तरह से नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ऑब्जेक्टिव
सारा चीज मतलब जो आपकी ज्योग्राफी है उसका भी मिल जाएगा, मतलब A to Z सब्जेक्ट का आपको नोट्स अपलोड कर दिया गया, वहां जाकर के आप लिख सकते हैं। और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, अगर कोई डिफरेंस हो, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर कॉल करके या फिर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्योंकि नोट्स के बिना आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो नोट्स बनाया गया ये सारे क्या है आपके टॉपर नोट्स हैं। ये क्या है टॉपर नोट्स है, मतलब जो बच्चे टॉप किए हैं पिछला बार हमसे पढ़ करके या 2 साल 3 साल से जो पढ़ा रहे हैं उन्हीं का नोट्स आपको दिया जा रहा है। और इसके बिना आप एक तरह से हमको नहीं लगता कि इसके बिना अच्छी तैयारी होगी। तो सारी चीज आपको मिल रही है, तो आप जाकर के अभी जाकर के ज्वाइन कीजिएगा और अच्छा तरह से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, क्योंकि समय जो है बहुत कम है, ठीक है। और अच्छा तरह से हम लोग सिलेबस को खींच रहे हैं, इसी तरह से हम लोगों को रफ्तार में जानी है। अब चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग कहां थे, हम लोग थे कहां, यहां ध्यान से देखिएगा, है ना, ये ध्यान से देखिएगा। जिस तरह से आप देखिएगा, जैसे किसी पर क्लिक कीजिएगा, मान लीजिए ज्योग्राफी का आपको नोट्स लेना है, तो ज्योग्राफी पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहां ऑप्शन आ जाएगा आपका पे ऑनलाइन का। पे ऑनलाइन का एक सब्जेक्ट का नोट्स मतलब आपको 129 ही लगेगा। कितना? 129 ही लगेगा एक सब्जेक्ट का नोट्स लेने के लिए। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो पे ऑनलाइन पर क्लिक आएगा। अगर आप खुद पेटीएम पे फोन चलाते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, पेटीएम पे फोन के जरिए पेमेंट करके आपका कोर्स ओपन हो जाएगा। अगर आप नहीं चलाते तो यहां किसी का स्कैन भी कर सकते हैं। नहीं समझ में आता तो 9263 0246 92 पर कॉल मैसेज करेंगे तो आपको स्कैनर भेज दिया जाएगा, फिर हमसे टीम के द्वारा बात हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें। अब चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट में। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि कब थी। जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है जनसंख्या का बढ़ना, यानी तेज गति से जब जनसंख्या बढ़ती है ना, काफी गति से जब जनसंख्या बढ़ती है तो उसको कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। विस्फोट का मतलब ही होता है तेज गति से। जब बम विस्फोट होता है तो तेज गति से फटता है ना, धीरे धीरे फटता है क्या, हाँ ना, निकल रहे हैं एकदम सो रहा बम, एक गो पार्ट फूट जा भी निकला, दूसरा तो 10 मिनट के बाद, ऐसा तो नहीं होता ना। 1 सेकंड के अंदर पूरा एकदम विस्फोट, पूरा ब्लास्ट हो जाता है। उसी तरह से जनसंख्या भी अगर खूब तेजी से बढ़ रही तो उसको कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। और भारत में जनसंख्या विस्फोट 1951 के बाद हुई थी और 1951 से 1981 तक काफी ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। तो इसी अवधि को कहेंगे भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि, यानी ऑप्शन आपके सी लोग होंगे, ऑप्शन से बिल्कुल करेक्टनेस हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय आप्रवासियों की संख्या कम है, भारतीय आप्रवासियों की संख्या कम है, तो यह हो जाएगा न्यूजीलैंड। और ये न्यूजीलैंड जो है काफी ज्यादा क्रिकेट खेलने में काफी ज्यादा आगे है न्यूजीलैंड। देखिएगा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें शिक्षितों का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो ये हो जाएगा केरल। केरल राज्य जो है प्यारे बच्चों, केरल राज्य में सबसे ज्यादा शिक्षितों की प्रतिशत है, केरल में सबसे ज्यादा शिक्षितों का प्रतिशत है। और आपको यह पूछा जाएगा रोड का विकास सबसे ज्यादा कहां हुआ है, सड़क का विकास भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा हुआ है, तो हुआ है केरल में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष कारक प्रकृति का तरफ से, अपकर्ष कारक आकर्षित करता है। तो यह प्रवास के लिए उत्तरदायी है। प्रवास का मतलब होता है किसी भी कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर के बस जाना, उसी को कहते हैं प्रवास, यानी माइग्रेशन, इसको हिजरत कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा प्रतिकर्ष और अपकर्ष। प्रतिकर्ष प्रकृति की तरफ से, जैसे कि आपका बाढ़, सुखाड़, सुनामी, तूफान, बाढ़, आंधी, ये सब क्या आपकी प्रतिकर्ष कारक है। अपकर्ष कारक हम लोगों को आकर्षित करता है, जैसे कि उच्च शिक्षा, उच्च वेतन, रोजगार, काम, ये सब आपके अपकर्ष कारक हैं। समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा, जो चैप्टर पढ़ेंगे उनको याद होगा। भारत में पुरुष प्रवास का कारण क्या है। पुरुष जनरली, जो प्रवास का मतलब होता है जाना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, तो पुरुष जनरली जो जाते हैं वो किसके लिए जाते हैं, रोजगार के लिए। किसके लिए, रोजगार के लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हुबली किस राज्य में। प्यारे बच्चों, एक बच्चा हमको कमेंट किया था कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। गलत कैसे होगा भाई, एक होता है आपका हुगली, हम वहां पढ़ा रहे थे हुगली, वो बोल रहे थे कि सर हुगली कोलकाता में, तो हम भी तो कहते हैं हुगली कोलकाता में है। हुगली जो है, हुगली क्षेत्र, हुगली नदी कोलकाता में है, लेकिन यहां गौ है, यहां बौ है, ठीक है। तो हुबली जो है, ये हुगली में जो है, हुगली में बंदरगाह है। हुगली में बंदरगाह, यानी जो पोर्ट होते हैं, पानी जहाज जहां रुकते हैं, फेमस है हुगली बंदरगाह। और हुबली में रेलवे स्टेशन है, हुबली रेलवे स्टेशन बहुत ही फेमस है। तो ये हुगली है, ये है हुबली। हम पढ़ा रहे थे सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, तो कैसे होगा। ये तो हुगली जो है आपका कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में, लेकिन हुबली की बात करें तो ये आपका कर्नाटक में, कहां है, कर्नाटक में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, भिलाई इस्पात, भिलाई किस वर्ग में आता, मैंने तो आपको बता ही दिया। भिलाई जो क्षेत्र है, भिलाई औद्योगिक क्षेत्र है, जो आपके क्या कौन सा उद्योग है, यहां आपके लौह इस्पात उद्योग काफी ज्यादा कारगर है। लौह इस्पात उद्योग जो है प्यारे बच्चों यहां काफी ज्यादा कारगर है। भिलाई किस वर्ग में आता है, लौह इस्पात उद्योग में है, औद्योगिक नगर के अंतर्गत। उदयपुर किस राज्य में आएगा, तो उदयपुर जो है प्यारे बच्चों ये आपका आता है राजस्थान में। उदयपुर किस राज्य के अंतर्गत, जगह का नाम भी पूछा जाता है, आपको ज्योग्राफी है ना, पूछा जाएगा, है ना, तो ये आपके राजस्थान के अंतर्गत आता है। फरीदाबाद किस राज्य में आता है, क्वेश्चन नंबर 22 है ना, काफी ज्यादा सिंपल है, बताइएगा सिंपल। चलिए, फरीदाबाद किस राज्य में आता है, क्वेश्चन नंबर 22, बहुत आसान और लाजवाब क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोग आसान तरीके से सारा चीज को कवर करते हुए चलते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जो है प्यारे बच्चों ये आपका हरियाणा स्टेट में आएगा। फरीदाबाद किस राज्य में, हरियाणा स्टेट में, ठीक है, हरियाणा स्टेट में, ठीक है, याद रखना फरीदाबाद आपके हरियाणा स्टेट में आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका डी हो जाएगा, ये कहे कर रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय जनगणना विभाग के अनुसार किसी नगर के श्रमिक बल का कितना प्रतिशत भाग गैर कृषि धंधों में लगा होना चाहिए।
यानी देखिए किसी नगर के गैर कृषि धंधा 75%। पर देखिए गैर कृषि धंधा किसको कहते हैं, जो काम क्या कह रहा है कि गैर कृषि धंधा, गैर कृषि धंधा का मतलब कृषि का नहीं, कृषि कार्य नहीं, जैसे कि तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, सेवा सेक्टर में जुड़ा होना चाहिए। कृषि धंधा तो वही कृषि ही हो जाए ना, कृषि धंधा का मतलब होता है खेती बाड़ी। गैर कृषि धंधा का मतलब होता है खेती बाड़ी नहीं, मतलब आपका जो शैक्षणिक क्रियाकलाप होगा, वकालत होगा, वकील होगा, डॉक्टर होगा, उसको कहेंगे गैर कृषिगत क्रिया। जिसमें कृषि नहीं की जाती है उसको कहेंगे गैर कृषि धंधा। तो कोई भी नगर को, किसी भी नगर को भारतीय जनगणना विभाग किसी भी क्षेत्र को नगर तब घोषित करेगा जब वहां के लोग, वहां की जनसंख्या का 75% भाग गैर कृषि धंधों में लगे रहेंगे, तब वहां जो है उनको नगर घोषित करेगा। अमेरिका में क्या है, 5,000 जनसंख्या होनी चाहिए कम से कम, ठीक है, अमेरिका में, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर बात करें तो वो हो जाएगा आपका राजस्थान। अगर छोटा की अगर बात करें, सबसे छोटा राज्य, तो हो जाएगा गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र राजस्थान, और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और सबसे बड़ा क्षेत्र क्या पूछा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य आपका हो जाएगा गोवा। और बात करें सबसे ज्यादा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश, है ना। सारी चीज समझ में आना है, ठीक है। अब देखो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी, पहले था 7, लेकिन जम्मू और कश्मीर को जब से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो इसकी संख्या हो गई 8। यानी इसकी संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। यानी ऑप्शन आपके ए लोग होंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या पूछा गया, निम्नलिखित क्या क्वेश्चन काफी सिंपल है, बताइएगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? राजधानी नगर की अगर बात करें तो रायपुर की अगर बात करें प्यारे बच्चों, रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी है। छत्तीसगढ़ राज्य की अगर बात करें, झारखंड के जस्ट नीचे आपका छत्तीसगढ़ आता है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है। अब यहां ध्यान से यह देखनी है प्यारे बच्चों कि छत्तीसगढ़ की राजधानी, भूपेश बघेल जहां के सीएम थे, भूपेश बघेल जो राहुल गांधी के लिए घर घर जाकर के वोट मांग रहे थे एमपी के इलेक्शन में, ठीक है, भूपेश बघेल वहां के सीएम थे, लेकिन हाल ही में अभी वहां हार गए, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी की शासन आई, बीजेपी सरकार वहां जो है भी सरकार बना ली वहां जीत करके, ठीक है। तो रायपुर जो है आपकी किसकी राजधानी है, झारखंड राज्य, मतलब छत्तीसगढ़ की राजधानी, जो आपका राजधानी नगर है। मेगानगर की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 50 लाख से अधिक, है ना। 50 लाख से अधिक अगर जनसंख्या होगा तो उसको क्या कहेंगे, मेगानगर कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, उसको मेगानगर कहेंगे। निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो आपका देखिएगा असम में जो है, असम में आपका डिगबोई क्षेत्र, असम में डिगबोई क्षेत्र आपका प्रमुख है। असम में डिगबोई क्षेत्र आपका प्रमुख है। भारत में तेल निकालने के लिए मात्र 2-3 क्षेत्र हैं, असम का डिगबोई, गुजरात का अंकलेश्वर, गुजरात का अंकलेश्वर, और साथ ही साथ मुंबई हाई, साथ ही साथ मुंबई हाई। यही 3 क्षेत्र हैं जहां भारत अभी पेट्रोलियम निकाल रहा है। लेकिन भारत जितना पेट्रोलियम निकाल रहा है, यहां से निकल रहा है, उत्पादन हो रहा है, उतना से भारत की पूर्ति नहीं हो रही है, जिसके कारण हम लोग पेट्रोल को खरीदते हैं, आयात करते हैं। तो ये हो जाएगा असम। असम का कौन सा क्षेत्र, कभी कभी डिगबोई दे देगा, असम का कौन सा क्षेत्र, डिगबोई। रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर में स्थित है? तो परमाणु ऊर्जा केंद्र की अगर बात करें तो रावत भट्टा ये आपके राजस्थान में है। रावत भट्टा आपको कहां है, राजस्थान में। और आप जानते हैं कोटा कहां है, राजस्थान के कोटा के बगल में, जहां पढ़ने के लिए बच्चा सब जाते हैं, है ना। कोटा काफी ज्यादा फेमस है, तो राजस्थान के कोटा के बगल में रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है स्थापित किया गया, समझ गए। यूरेनियम किस प्रकार की, किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है प्यारे बच्चों? यूरेनियम और थोरियम, है ना, ये दोनों जो है परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, है ना, प्रयुक्त होने वाली पदार्थ है। और ये दोनों का दाम बहुत ज्यादा है। जिस देश के पास भी इसका भंडार होगा ना, अमेरिका उसके पीछे पड़ जाता है, क्योंकि इससे आपका परमाणु बम बनता है, यानी एटॉमिक जो बम बनता है इसी से बनता है, तो इसका कीमत बहुत ज्यादा है। तो यूरेनियम किस क्रम के चट्टानों में पाया जाता है? तो ये धारवाड़ चट्टान में, किस चट्टान में, धारवाड़ चट्टान में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है? कई बार आप जानते हैं कि खनन आपका जो है प्राथमिक क्रियाकलाप है, समझ गए। डिटर्जेंट इनमें से किस वर्ग में आता है? डिटर्जेंट तो बनता है साबुन वगैरह, सर्फ वगैरह, जिससे आप कपड़ा साफ करते हैं उसको कहते हैं डिटर्जेंट, है ना। डिटोल वगैरह वो आपके डिटर्जेंट है ना। कोई भी चीज साफ करने के लिए जो सामान बनाई जाती है वो लगभग डिटर्जेंट के अंतर्गत ही आता है। तो ये सब चीज जो बनता है पेट्रोलियम के उत्पाद से, यानी ये जो बनता है पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोलियम जब प्यूरिफिकेशन कर दिया जाता है, शुद्ध पेट्रोलियम जब निकाल लिया जाता है, तो उसके जो अवशेष बचते हैं उसी से आपका डिटर्जेंट बनता है। और इसी के अंतर्गत आपका कीटनाशक दवाई भी आता है। कीटनाशक दवाई जो किसान जो है खेत में छिड़कते हैं कीट को मारने के लिए, इसी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन आपके डीलक हो जाएंगे। पेट्रोलियम उत्पाद कहां बनता है प्यारे बच्चों? ये बनता है आपका मुंबई में। दुर्ग लौह अयस्क का उत्पादक क्षेत्र कहां है? दुर्ग लौह अयस्क का उत्पादक क्षेत्र क्वेश्चन में 33, चलो बताइएगा, काफी सिंपल है ना। दुर्ग लौह इस्पात क्षेत्र जो है प्यारे बच्चों आपका छत्तीसगढ़ में। दुर्ग कहां है? छत्तीसगढ़ में। दुर्ग कहां है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब देखिए दुर्गापुर की अगर बात करें, दुर्गापुर बंगाल में है, याद रखिए, कंफ्यूजन मत होना। हुबली कर्नाटक में, हुगली आपके कोलकाता बंगाल में, है ना। दुर्ग
छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर बंगाल में, है ना, कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज है? देखिए धातु और अधातु, है ना, धातु किसको कहेंगे? जिससे करंट पास होगा, जिससे अगर सोना से करंट पास होता, तांबा से भी, चांदी से भी, ये धातु है जिसकी परमाणु संख्या 1 2 3 हो, है ना, जिसके बाह्य इलेक्ट्रॉन में, बाह्य कक्षा में परमाणु की संख्या 1 2 3 4 हो तो उसको कहेंगे धातु। 10th क्लास में परिभाषा याद किए हम, है ना। अगर 4 से ज्यादा हो उसको कहेंगे अधातु। तो यहां अबरक जो है प्यारे बच्चों, अबरक से आपके क्या बनते हैं? कलर वगैरह बनाए जाते हैं, घर में पेंट वगैरह करते हैं, कलर, वही बनता है अबरक। और अबरक से ही आपका बोर्ड वगैरह बनता है, बोर्ड यानी चार्जर का बोर्ड जो बनता है, चार्जर जो मोबाइल चार्जर लगाते हैं वो आपका बोर्ड अबरक से ही बनता है। तो यह आपका अधात्विक खनिज है, ये धातु नहीं है, इससे करंट पास नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये आपका कोयला का प्रकार है। एंथ्रासाइट में कार्बन की संख्या ज्यादा होती है तो ये सबसे बेस्ट कोयला माना जाएगा, वही कोयला को सबसे बेस्ट माना जाता है जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि जिस कला में कार्बन की संख्या ज्यादा होती है वो ज्यादा जल के ज्यादा ऊर्जा देती है। तो एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट है, बिटुमिनस सबसे थोड़ा कम है, लिग्नाइट कम है और पीट सबसे कम है। तो भारत में कोयला का 80% भंडार जो है एंथ्रासाइट नहीं बिटुमिनस के अंतर्गत आता है। तो एंथ्रासाइट आपका कोयला का प्रकार है, यह आपका लौह अयस्क नहीं है। बाकी हेमेटाइट, लिमोनाइट और मैग्नेटाइट ये आपके लौह अयस्क के प्रकार हैं। लौह अयस्क के प्रकार, अयस्क और खनिज में अंतर समझते हैं? 10th क्लास में आप जानते हैं ना, अयस्क और खनिज पढ़े थे। तो खनिज जो है, खनिज अयस्क, सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकता है, लेकिन सभी अयस्क खनिज होगा, समझ गए? ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो इसको लिग्नाइट को जो है प्यारे बच्चों, लिग्नाइट को भूरा हीरा के नाम से जानते हैं। किसको? लिग्नाइट को। भारत में निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई जब भारत में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब भारतीय पीएम थे, भारत के पीएम यानी प्रधानमंत्री थे, तो उसी के समय वो, क्योंकि बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे और देश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने काफी ज्यादा डेवलप भी किया था। लेकिन अभी तो बहुत नीचे चले गया है और मतलब उन्नति नहीं और अवनति हो गया। रिपोर्ट देखिएगा, बिल्कुल एकदम नीचे चले गए। हम लोग विकास नहीं किया, हम लोग पीछे जा रहे हैं, है ना, जब से वो मतलब पद छोड़े हैं, गद्दी छोड़े हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन की जब सरकार थी तो उस टाइम जो है 1991 में, उसी टाइम निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई थी। यानी 1991 में निजीकरण का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन। जैसे कि कोई कंपनी अगर सरकारी संपत्ति को अपने अंडर ले लेता है तो उसको कहेंगे निजीकरण। जैसे कि आप देखिएगा दिल्ली का लाल किला और ताजमहल, पहले जो है सरकार इस पर ध्यान नहीं देती थी। कोई भी आता, पर्यटक घूमने के लिए आता था तो वहां किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं देखता था। सामान वगैरह या फिर पर्यटक के ठहरने के लिए जो सामान चाहिए, जो घर चाहिए, जिस तरह का सुविधा चाहिए वो नहीं था। लेकिन सरकार ने क्या किया? उसको प्राइवेट कंपनी को दे दिया, मतलब उसका निजीकरण हो गया। अब सरकार जो है उसको पैसा देती है, सरकार से वो पैसा लेती, मतलब सरकार को महीना पर पैसा देती है और उससे एक्स्ट्रा इनकम जो होता है वो कंपनी वाले कमाते हैं। तो निजीकरण उसी को होता है। वैश्वीकरण का मतलब होता है, वैश्वीकरण का मतलब होता है अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, उसको कहेंगे वैश्वीकरण। तो ये 1991 में अपनाई गई थी, ठीक है। भारत के आयात व्यापार का सर्वप्रमुख पदार्थ कौन सा है? भारत के पास सबसे ज्यादा अगर कमी है ना, पेट्रोलियम पदार्थ का कमी है। किसका? पेट्रोलियम पदार्थ का कमी है। तो हम लोग सबसे ज्यादा आयात जो करते हैं पेट्रोलियम का ही आयात करते हैं, और ईरान से हम लोग तेल खरीदते हैं। लेकिन अभी सबसे ज्यादा रसिया यानी रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदते हैं, कच्चा तेल, ठीक है, यानी पेट्रोलियम। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन मानव विकास का सामाजिक सूचक है? तो साक्षरता अगर बढ़ेगी, साक्षरता अगर बढ़ेगी तो हम समझेंगे कि मानव का विकास हो रहा। मानव का विकास मतलब मानव के विकास, मतलब मानव के विकल्पों में विकास, लोगों के लिए विकल्पों का विस्तार है। यह कथन किसका? प्यारे बच्चों, आपको पता है कि विकास की, मानव विकास की अवधारणा डॉक्टर महबूब उल हक ने दी थी 1991 में। यूएनडीपी को इन्होंने ही रिपोर्ट दिया था 1991 में, नहीं 1991 शायद 1999 में यूएनडीपी को इन्होंने ही रिपोर्ट दिया था। और इन्होंने ही, डॉक्टर महबूब उल हक ने ही कहा विकास लोगों के लिए विकल्पों का विस्तार है। लेकिन इनके एक दोस्त हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जो अमेरिका के नहीं, जो भारत के इंडिया के अर्थशास्त्री थे। लेकिन इनका परिभाषा है, ये कहते हैं कि विकास जो है लोगों की स्वतंत्रता में वृद्धि है। लेकिन प्रोफेसर महबूब उल हक कहते हैं कि विकास जो है लोगों के विकल्पों में वृद्धि है। दोनों का सेम ही कहना है। लेकिन मैंने आपको कहा था विकास को, मानव विकास को जब भी आपको पॉइंट आउट करना है बोर्ड एग्जाम में, डेफिनेशन देनी है, तो यही दोनों का डेफिनेशन देना। एक नंबर भी आपका नहीं छटेगा, एक नंबर भी आपका नहीं छटेगा। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आपके स्क्रीन पर, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री की साक्षरता निम्नलिखित है? चाहे स्त्री की बात करें, फिर पुरुष की बात करें, फिर सभी की बात करें, तो सारा साक्षरता दर अगर कम है तो बिहार में है। लेकिन जनघनत्व तो काफी ज्यादा है। 2011 में जब जनगणना हुई थी तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत में, बिहार में जनघनत्व तो पाया गया, और पूरा देश में 382। समझ रहे हैं? अंतर देखिएगा, पूरा देश में एवरेज निकाला गया तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पूरा देश में जनघनत्व, लेकिन बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो बिहार में जनघनत्व तो सबसे ज्यादा है, बिहार में जनघनत्व तो सबसे ज्यादा है। निम्नलिखित में किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है? प्रवासी का मतलब होता है आने वाले, इधर उधर से आने वाले, बैठ जाने वाले। क्योंकि मुंबई में जो है प्यारे बच्चों नगरीय समूह ज्यादा है। मुंबई नगरीय समूह, नगरीय समूह का मतलब होता है, नगरीय समूह का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहां उद्योग धंधे लगे हुए हो और बहुत सारे कामकाज एक ही दिन में संपन्न होता हो, उसको कहेंगे नगरीय समूह, ठीक है। तो
मुंबई नगरीय समूह जो है इनका जनसंख्या काफी ज्यादा है। अब कहिएगा कि सर दिल्ली भी फेमस है, कोलकाता बेंगलोर भी फेमस है, लेकिन वहां क्यों नहीं? लेकिन वहां इसलिए नहीं क्योंकि मुंबई में इसलिए काफी ज्यादा जनसंख्या है क्योंकि मुंबई जो है पत्तन का विकास काफी ज्यादा हुआ। मुंबई जो है पत्तन का विकास काफी ज्यादा हुआ मुंबई में। तो मुंबई से कोई भी विदेशी लोग आते हैं समुद्र के रास्ते से डायरेक्ट मुंबई उतरते हैं, बिल्कुल उन लोगों का आना जाना बिल्कुल आसान होता है, इसलिए मुंबई में जनसंख्या ज्यादा है। ये पहला कारण हुआ। दूसरा कारण यह है प्यारे बच्चों कि दूसरा कारण यह है कि मुंबई भारत देश की वित्तीय राजधानी है और सारे कारोबार सेंस बाजार नाम सुने हैं, यानी जो सेंसेक्स बाजार होता है, जो मार्केट होता है शेयर मार्केट, वो यहीं से संचालित होता है। फिर मुंबई जो है तीसरा कारण यह है कि जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री है, यानी बॉलीवुड एक्टर्स जितने भी है, मूवी का शूटिंग वगैरह होता है, सारे एक्टर्स वहीं रहते हैं मुंबई में, इसलिए मुंबई फेमस है। समझ गए? तो ये सब बहुत सारे कारण है मुंबई में जनसंख्या का ज्यादा होना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका गृह प्रेम, या आपका अपकर्ष कारक है। गृह प्रेम क्या है? आपका अपकर्ष कारक है। ये प्रतिकर्ष, बेरोजगारी, जलाभाव, ये सब क्या है? प्रतिकर्ष कारक है। भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी आए, तो ये शरण लेने वाला, शरणार्थी का मतलब होता है शरण लेने वाला, तो बांग्लादेश से सबसे ज्यादा आए थे। ठीक है, जनांकी के संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था? जनांकी के संक्रमण का सिद्धांत नोटेस्टी ने दिया था। इसमें 3 अवस्थाएं होती है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। मैंने आपको बताया था प्रथम अवस्था में जनसंख्या का मृत्यु दर और जन्म दर दोनों उच्च होता है, लेकिन द्वितीय अवस्था आते आते जनसंख्या का मृत्यु दर और जन्म दर दोनों घटने लगती है। तृतीय अवस्था में आते आते जनसंख्या डेवलप्ड हो जाती है, जैसे कि जापान की जनसंख्या। तो जापान तृतीय अवस्था में आएगा जनांकी के संक्रमण के अवस्था में। तो यहां जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपके सी लोग हो जाएंगे। समझ गए? जनघनत्व का संबंध किससे होता है? जनघनत्व निकालने के लिए जनसंख्या बटे क्षेत्रफल करते हैं, तो जनघनत्व का जो संबंध हो जाएगा जनसंख्या और क्षेत्रफल से, यानी ऑप्शन आपके सी लोग हो जाएंगे। ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, तो आपके प्रवास के लिए उत्तरदायी है, ये आपको बता ही दिया गया। मानव भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल को। मानव भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल को। और मानव भूगोल क्या है? तो मानव भूगोल मानव की उत्पत्ति से लेकर पृथ्वी के साथ, मानव का जब उत्पत्ति हुआ उस समय से लेकर अभी तक मानव का पृथ्वी यानी पर्यावरण के साथ, प्राकृतिक पर्यावरण के साथ किस तरह का सामंजस्य बैठा हुआ है, किस तरह का संबंध है, इसी चीज का अध्ययन करने के लिए भूगोल की एक ब्रांच होती है मानव भूगोल। और भूगोल को 2 ब्रांच में बांटा गया है मुख्य तौर पर, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो मानव भूगोल के जो जनक है क्या हो जाएंगे? फ्रेडरिक रेडजेल हो जाएंगे। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन कुमारी एलन चर्चिल सैंपल का है, जो अमेरिकन ज्योग्राफर थी। कौन थी? अमेरिकन ज्योग्राफर थी, लेकिन ग्रिफिथ यानी फ्रेडरिक रेडजेल का चेला थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचनाकांत नहीं है? तो यह आपका चंद्रमा से लाए गए चट्टान। भौगोलिक सूचनाकांत का मतलब होता है जिससे भूगोल की जानकारी मिले, लेकिन चट्टानी पदार्थ अगर चंद्रमा से लेके कोई आता है तो उससे भूगोल के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। बाकी सारे जो है यात्रियों के विवरण, जैसे कि अगर इब्न बतूता का यात्री विवरण पढ़ेंगे, है ना, रेहला पढ़ेंगे, या फिर एक तरह से फ्रांसवा बर्नियर का द मुगल एम्पायर पढ़ेंगे, ठीक है, उसके साथ ही साथ कई सारे मतलब उसके बाद किताबुल हिंद पढ़ेंगे, तो ये सब क्या यात्री वृत्तांत है। तो हिस्ट्री में आपको पढ़ाया है, जिनका हिस्ट्री होगा याद होगा उनको। तो इससे क्या मिलता है? ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन पता चलता है कि भाई उस समय कहां नदी था, कहां पहाड़ था। साथ ही साथ पुराना नक्शा अगर देखेंगे, मानचित्र देखेंगे, उससे भी पता चलता है कि कहां नदी था, कहां पहाड़ था, कहां किस तरह का मैदान था। ठीक है, अगर प्राचीन महाकाव्य जैसे कि महाभारत महाकाव्य अगर देखेंगे तो उस समय पता चलेगा कि कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में है, ठीक है, वहां की स्थिति कैसी थी। मतलब ये सारा चीज से जानकारी हमको मिलता है कि उस समय इससे आज से 100 साल पहले फिर कुछ समय पहले की भौगोलिक स्थिति कैसी थी। लेकिन चंद्रमा से अगर कोई चट्टानी पदार्थ लाएंगे तो भाई वो वहां का क्या जानकारी देगा? वो वहां का जानकारी नहीं देगा, इससे किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की मूल आवश्यकता से संबंधित है? तो ये हो जाएंगे आपके परिवहन, कृषि, गृह निर्माण, वस्त्र उद्योग। मानव भूगोल की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा परिवहन, कृषि और खाने के लिए चाहिए, खाएगा तो नहीं मरेगा, है ना। गृह निर्माण, घर चाहिए, अगर घर नहीं रहेगा तो आएगा जंगली जानवर खा के चल जाएगा, फिर ठंडा होगा, ब्लड जमेगा, मर जाएगा। ठीक है, वस्त्र चाहिए, है ना। तो ये तीनों के तीनों चीज चाहिए, लेकिन परिवहन ये आपकी मूल आवश्यकता में संबंधित। फेबरे संबंधित है, तो फेबरे जो है प्यारे बच्चों ये आपका संभववाद से संबंधित है। संभववाद की अवधारणा किसने दी थी? फेबरे ने दी थी। संभववाद की अवधारणा फेबरे के द्वारा दिया गया था। इन देशों में कौन जनांकी के संक्रमण की अंतिम अवस्था में है? तो ये जो हो जाएगा जापान। जापान जो है प्यारे बच्चों अंतिम अवस्था में। ठीक है, विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा आपका भारत। अभी कौन सा हो जाएगा? भारत हो जाएगा। चाइना था लेकिन अभी चाइना नहीं है। निम्नलिखित में कौन वेबसाइट नगर है? तो आपका जेरूसलम आपका सांस्कृतिक नगर है। पीटर्सबर्ग, जेरूसलम आपका कहां है? इजराइल फिलिस्तीन के बगल में। ठीक है, पीटर्सबर्ग आपका कहां है? पीटर्सबर्ग आपका जो है अमेरिका में है। बीजिंग आपका जो कहां है? चाइना में है। एम्स्टर्डम जो है आपका वेबसाइट नगर है। एम्स्टर्डम क्या है? वेबसाइट नगर है। खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है, तो प्यारे बच्चों इसकी जो खट्टे भूमध्य सागरीय कृषि से, खट्टे रसदार फलों की कृषि भूमध्य सागरीय कृषि से होती है। और भूमध्य सागरीय कृषि का सबसे मुख्य फसल क्या है? वो हो जाएगा मुख्य फसल जो है प्यारे बच्चों अंगूर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एक तरह से जनांकी के अंगूर की प्रथम अवस्था में संख्या उत्तर। यहां ध्यान से अगर देखिएगा तो ये हो जाएगा,
है ना, ये हो जाएगा आपका सी नंबर क्वेश्चन, आपका राइट आंसर है। यानी आज देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो महामारी, चिकित्सा, ये आपकी प्रतिकर्ष कारक नहीं है। सी वाला जो है आपकी प्रतिकर्ष कारक नहीं होगा। प्रवासी जो एक स्थान से दूसरे स्थान चले आते हैं तो उसको क्या कहेंगे, चले आते हैं, बाहर से चले आते, जाते हैं, जाते हैं तो उस प्रवासी, जाते हैं तो उत्प्रवासी, अगर आते हैं तो अप्रवासी। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं? जनसंख्या परिवर्तन के घटक तीनों हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास से सभी के सभी क्या है, जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जो भी ऐप को डाउनलोड नहीं किए, जो भी पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं, जो भी कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि इसके बिना आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूर्ण तरीके से अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए और हमसे जुड़ करके अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। हमसे तब जुड़ेंगे जब आप कोर्स में ज्वाइन होंगे या फिर पीडीएफ नोट्स देंगे, तभी तक, क्योंकि उसके बिना जो है आप तक हम कंटेंट नहीं पहुंचा सकते हैं। तो उसी के माध्यम से आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। जो भी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और प्यारे बच्चों मैं आपसे स्पेशली यही कहना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग ये बात को ध्यान में रखिएगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है, चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए बच्चे हैं, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा प्लीज। आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना हमको अच्छा लगेगा। चलिए क्लास द एंड हो गई, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि 60 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किया आज, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा लाजवाब था। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा लाजवाब था। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको याद रखनी है प्यारे बच्चों, है ना। समझ गए, इंस्ट्रक्शन आपको बता ही दिया गया था पहले ही किस तरह की क्लास होगी। तो क्लास कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाइएगा, प्यारा सा कमेंट, है ना, आपका कमेंट का हम वेट करते हैं, तो प्लीज कमेंट करके जाइएगा। ठीक है, तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों से। आप लोग इसी तरह से तैयारी कीजिए और इसी तरह से बने रहिए। अगली क्लास में मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।